नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग का आधुनिक भारत का ये छठा क्लास होगा और बस 2 से 3 क्लास में ये आधुनिक भारत हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय चरण को, जिसमें कि बंगाल का विभाजन हो गया, कांग्रेस का विघटन हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना, मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम, लखनऊ समझौता, मतलब कि 8 से 10 टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और उसके बाद फिर आज के ये द्वितीय चरण करने के बाद फिर हम लोग 2 वीडियो भूगोल की देखेंगे, क्योंकि ऐसे सब चीज़ जो है तैयारी होते रहेगा हर सब्जेक्ट का। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में होता है। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया और इसका कारण क्या कर्जन बताता है, तो प्रशासनिक असुविधा बताया गया। यानी इसका कहना ये था कि वहाँ पर मतलब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसके कारण जो प्रशासनिक कार्य है उसे करने में असुविधा हो रही है, यानी वहाँ पर जो कानून है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा जाता है, जिसे 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की क्या कर दी जाती है, तो घोषणा कर दी जाती है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, तो शुरू हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना जो है वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन था, इसका मेन कारण था हिंदू मुस्लिम को अलग करना, यानी 2 भागों में करना। अब देखिए, विभाजन के बाद एक भाग पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित रहते हैं, मतलब जो पूर्वी बंगाल होता है उसमें असम सम्मिलित हो जाता है, और जिसकी राजधानी कहाँ पर होती है, तो ढाका होती है। पूर्वी बंगाल और असम जो कि एक गुट में होते हैं, तो उनकी राजधानी ढाका हो जाती है। और जहाँ का गवर्नर कौन बनता है, तो लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर बनता है। तो ये बात को ध्यान रखना है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को मिलकर के दूसरा भाग बनता है, यानी पश्चिमी हिस्सा बनता है। तो यहाँ के गवर्नर कौन होते हैं, तो यहाँ के गवर्नर होते हैं एंड्रू फ्रेजर, और इसकी राजधानी कहाँ की जाती है, तो कलकत्ता रखी जाती है इसकी राजधानी। यानी दूसरा जो है पश्चिमी भाग बनता है, जिसमें कि बंगाल और बिहार सम्मिलित होता है, उसकी राजधानी कलकत्ता होती है। और जो कि पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, उनकी राजधानी क्या होती है, तो ढाका होती है। और इन दोनों जो गवर्नर बने थे उनका नाम भी याद रखना है कि पूर्वी जो बंगाल था उसका गवर्नर कौन था, तो ब्लूमफील्ड था, और पश्चिमी जो गवर्नर था उसका कौन था, तो एंड्रयू फ्रेजर था। फ्रेजर से पश्चिमी का याद रखिए, प के बाद फ, और पूर्वी बंगाल से ब्लूमफील्ड याद रखिए। थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग पर जोर डलता है ना, तो एग्जाम में हमें याद आ जाता है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है हमारा कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की जाती है, तो स्वदेशी आंदोलन की कब की जाती है, तो 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पर, कलकत्ता में, और किस जगह, तो टाउन हॉल जगह से यह घोषणा की जाती है। तो देखिए एक एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, मतलब हर वाक्य में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर क्या मनाया जाता है, तो राखी दिवस के रूप में भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब इस दिन शोक दिवस मनाया गया, राखी दिवस भी मनाया जाता है, एक दूसरे को राखी बांधते हैं हिंदू मुस्लिम। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया जाता है। यानी इस अधिवेशन में, तो बनारस के अधिवेशन में, जहाँ के कि अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के क्या हैं, तो राजनीतिक गुरु हैं। देखिए वहाँ पर ही गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा के तर्ज पर है वहाँ पर स्वशासन की मांग की थी। ठीक है, तो 1905 के अधिवेशन में ही ये मांगा गया था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। किस समय, बंगाल विभाजन के समय लिखा था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। तो प्राच्य कला संस्थान की स्थापना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में। फ्रेंड्स इसके बाद हम क्लास 9th का जो है भूगोल शुरू करने वाले हैं। चलिए तो आगे हमारा क्या है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। किसके प्रचार के लिए, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करते हैं। तो अगर पूछ लेता है कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की, तो अश्विनी कुमार दत्त ने की। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1906 में होता है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर भी खोला। केमिकल स्वदेशी स्टोर किसने खोला था, तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। तो देखिए ये कांग्रेस के मतलब अधिवेशन में ये पहली बार प्रयोग हुआ है स्वराज शब्द। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग
प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर ये प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था या किसने किया था, तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में किया गया था और दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन अगर पूछ लेता है कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किए थे दयानंद सरस्वती ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है दिल्ली में किसने किया, तो सैयद हैदर राजा ने किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व बम्बई से तिलक ने किया और पंजाब में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे जो समाचार पत्र थे वो भी विभाजन का विरोध कर रहे थे, यानी पत्रिकाओं के जरिए भी विभाजन का क्या किया जा रहा था, तो विद्रोह किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। अब नेक्स्ट हमारा आता है कांग्रेस का विघटन 1907 में। तो देखिए कांग्रेस का जो ये विघटन था ये किस कारण से होता है, तो यहाँ पर जो होता है उदारवादी और जो उग्रवादी थे उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। उदारवादी क्या चाहते हैं, तो उदारवादी चाहते थे रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, लेकिन जो गर्मपंथी थे यानी उग्रवादी जो थे वो चाहते थे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना। अंततः में कौन बनते हैं, तो रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बनने में सफल हो जाते हैं। और यहाँ पर पहली बार सह अध्यक्ष बनाया गया था, पहली बार और अंतिम बार किस अधिवेशन में सह अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1907 में। और कौन बने थे, तो वो बने थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता पहली बार सह अध्यक्ष बने थे सूरत के अधिवेशन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए 4 प्रस्ताव थे, यानी 4 प्रस्ताव जो पास कराए गए थे 1906 में कौन कौन, तो था वो प्रस्ताव स्वदेशी था, बहिष्कार हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा यानी और स्वशासन यानी स्वराज। इन 4 प्रस्तावों को पारित किया गया था किस अधिवेशन में, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। और गर्मपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः क्या हो जाता है, तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में होता है। नरम दल और गरम दल इसी को कहते हैं, इसी को उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो मुसलमानों का एक गुट है वो कहाँ जाता है, कहाँ पहुँचता है, तो लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को, देखिए ये दिसंबर है, तो 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में कर दी जाती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 30 दिसंबर 1906 को होती है। किस बैठक में, तो ढाका में जो एक आयोजित बैठक होता है उसमें जिसके नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो सलीम मुल्ला कर रहे होते हैं। और वहीं पर भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो इसका पहला बैठक कब होगा, तो 1907 में ही होगा। और 1907 में जो पहला बैठक होता है उसमें उसके प्रथम जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन बनते हैं। तो नाम याद रख लीजिए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वकार उल मुल्क थे। और जो 1908 में अमृतसर में आयोजित जो बैठक होती है मुस्लिम लीग की उसमें कौन अध्यक्ष बनते हैं, तो उसमें बनते हैं सर सैयद इमाम। इसमें मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है जिसकी पूर्ति 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में कर दी जाती है। यानी मुस्लिम लीग के लिए एक अलग से निर्वाचन की मांग कर दी जाती है जिसको कि वहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आता है 1909 उसमें इनको ये पारित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 है यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, तो मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाने लगता है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 को किस नाम से जानने लगते हैं, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से। तो कभी कभी अगर पूछ लेगा कि मुसलमानों का जो निर्वाचन मंडल है उसकी सुविधा किस अधिनियम में प्रदान की गई है और वहाँ पर मान लीजिए मार्ले मिंटो सुधार नहीं दिया है 1909 और भारतीय परिषद दिया है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम जो मैरी थी उनके भारत पर आने की खुशी में यह रखा जाता है दिल्ली दरबार, यानी उनकी स्वागत की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को क्या कर दिया जाता है, तो रद्द कर दिया जाता है। जो 1905 में हुआ था वो किसकी सिफारिश पर, तो अरुंडेल जो कमेटी है उसके सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया
दिया जाता है और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बन जाती है। अगला है हमारा पॉइंट कि बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से क्या होते हैं तो अलग हो जाते हैं। बंगाल से मतलब अलग हो जाते हैं, जब एक रद्द हो जाता है तो उसी समय 1912 में मतलब बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो जाते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से कब अलग होते हैं तो 1912 में, और उड़ीसा बिहार से कब अलग होता है तो वो होता है 1936 में। अब आते हैं अगला, असम पुनः 1874 की स्थिति में आ जाता है और असम में अब सिलहट भी शामिल हो जाता है। तो ये था हमारा दिल्ली दरबार 1911 से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे देखते हैं दिल्ली के बारे में कि आधुनिक दिल्ली की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार किया था तो एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार किया था। यहाँ पर लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन यानी जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का भी निर्माण करवाया था। अब तो नया संसद भवन बन गया है जो कि ट्रायंगल शेप का है, तो संसद भवन के बारे में भी हम लोग एक बार देख लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ कौन था तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे तथा दूसरी तरफ कौन था तो फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये जो प्रथम विश्व युद्ध होता है ये 4 साल तक चलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया और गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में जो घायल होते थे सैनिक उनको ये ढोने का कार्य करता था। तो एम्बुलेंस कोर अगर पूछ लेता है कि कहाँ पर बनाया गया, किसने बनाया गया, तो लंदन में बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, अब हमारा आता है लखनऊ समझौता जो है 1916। तो कांग्रेस का इसमें बस 2 पॉइंट ही याद रखना है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में की गई थी और ये 2 दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या हुआ था तो इसमें एक तो हुआ था कि जो कांग्रेस से निष्कासित हो गए थे गर्मपंथी और जो उग्रवादी और उदारवादी जो थे वो दोनों का क्या होता है तो पुनः मिलन हो जाता है। और यहाँ पर फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच भी ऐतिहासिक एक समझौता हो जाता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता होता है वो कौन करवाता है तो वो करवाते हैं बाल गंगाधर तिलक, और कौन करवाते हैं तो और करवाते हैं जिन्ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो समझौता है वो करवाते हैं बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना करवाते हैं, लेकिन जो ये कांग्रेस गरम दल और नरम दल के बीच जो समझौता होता है तो उसको करवाती हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के द्वारा करवाया जाता है। देखिए, लेकिन इसमें एक विरोध से भी प्रश्न पूछता है कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसका विरोध किसने किया था तो उसका विरोध किए थे मदन मोहन मालवीय ने। तो याद रखिएगा कि विरोध किए थे मदन मोहन मालवीय ने और जो मिलाए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना थे। यही इसी अधिवेशन में लखनऊ जो 1916 का अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस में शामिल हुई थी। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है होम रूल लीग की स्थापना या आंदोलन। तो एनी बेसेंट और तिलक ने मिल करके होम रूल लीग की जो आंदोलन है उसको शुरू किया था। तिलक द्वारा यह कब किया गया था तो 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे तो इन्होंने जोसेफ बपतिस्ता को इसका अध्यक्ष बनाया था और सचिव कौन थे तो सचिव थे NC केलकर, जो कि तिलक के मतलब ये सचिव थे। जो तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी उसके ये सचिव थे NC केलकर और अध्यक्ष कौन थे तो जोसेफ बतिस्ता थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र जो था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी बम्बई को छोड़ करके मध्य प्रांत बरार तक पूरा ये था। तिलक ने मराठा यानी जो कि अंग्रेजी भाषा में इनकी पत्रिका है और केसरी जो कि मराठी भाषा में पत्रिका है। तो मराठा से याद रखिएगा कि मराठी में नहीं है, ये अंग्रेजी में है, और केसरी तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि चलो भैया ये मराठी में है। तो इन 2 पत्रिकाओं से इन्होंने अपना जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उसका प्रचार प्रसार किया था। तो प्रचार प्रसार का भी पूछ लेता है कि उन्होंने किन 2 पत्रिकाओं से किया था तो मराठा और केसरी से। नेक्स्ट हमारा आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपने लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। तिलक ने कब किया अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट में सितंबर 1916 में की। और जो शेष भारत बचाता है वो एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया था, ये एनी बेसेंट ने बनाया था। और अडियार जो कि मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। तो इनका मुख्यालय कहाँ था मद्रास में था। मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी बेसेंट की लिंग से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट की लिंग से जुड़े हुए थे। कौन कौन तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जो थे ये सभी
एनी बेसेंट से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका के जरिए इन्होंने अपना जो होम रूल लीग था उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इनकी दो पत्रिकाएं थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये किसने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने लिखी थी? तो गोखले ने लिखी थी। और इनके सदस्यों को जो है लीग में यानी होम रूल लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो अगर पूछता है कि भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। उन्होंने किस पत्रिका में यह बात कही है या पुस्तक में? तो इंडियन अनटेस्ट में कही है, जिसके लिए तिलक ने उन पर क्या कर दिया था? तो मानहानि का मुकदमा भी चला दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉन्टेग्यू घोषणा, जो कि 20 अगस्त 1917 को हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो भारत की मैग्ना कार्टा की संज्ञा किस घोषणा को दी गई थी? तो मॉन्टेग्यू घोषणा को दी गई थी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा है। सूर्यविहीन उषा काल किसे कहा गया है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा गया है। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अलग निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिख और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया था। अब हमारा आता है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, यानी 1905 से 1915 तक जो भी घटनाएं घटी हैं उसे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण माना गया है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? तो क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र बना था, कौन सा? वो महाराष्ट्र था। पूना के चित्पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ था। तो किन ब्राह्मणों में? तो चित्पावन जो ब्राह्मण थे उनमें सबसे पहले स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के एक प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एम हस्ट की हत्या कर देते हैं। किसकी? तो पूना का जो प्लेग कमिश्नर होता है रेंड एवं एम हस्ट, उन दोनों की हत्या कर देते हैं। कौन? दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर। हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के नाम से भी जाने जाते हैं, एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का संगठन किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। तो मित्र मेला का नाम कब चेंज कर दिया गया था? तो 1904 में क्या रख दिया गया? तो अभिनव भारत। अब अगर ये भी पूछ ले कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो वहीं दोनों भाइयों का नाम आएगा, विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। इन्होंने ही मिलकर के इसका गठन किया था। अब ये जो अभिनव भारत बना था, तो उसमें से जो पांडुरंगन वापट थे उनको कहाँ भेजा जाता है? तो रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए उन्हें पेरिस भेजा जाता है। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अंततः लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी और द्वारा अफजल खां की हत्या से की है। तुलना किससे की गई है? तो शिवाजी ने जो अफजल खां की हत्या कर दी थी उनसे की गई है। इनके बाद तिलक को 18 माह की सज़ा होती है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सज़ा हुई थी। तो वो कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सज़ा हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। कितने महीने की? तो 18 महीने की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट बंगाल। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बरेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। तो ध्यान रखिए कि जो कलकत्ता में हुआ था, देखिए बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हो जाती है। मिदनापुर में कौन करते हैं? तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु। एवं कलकत्ता में कितने लोग करते हैं? तो कलकत्ता में थे जतीन्द्र नाथ थे, भूपेंद्र नाथ थे और वरेंद्र नाथ। इन तीनों के द्वारा कलकत्ता में अनुशीलन समिति की गठन की जाती है, यानी स्थापना की जाती है। इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये जो थे ना बरेंद्र नाथ घोष, इन सभी ने मिलकर के किसका किया? तो युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी समय ब्राह्मण बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम भी प्रकाशित किया जाता है। यानी ये दो पुस्तकें भी या पत्रिका कह लीजिए, साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। तो संध्या किसकी रहती है? तो ब्रह्म बांधव की रहती है, उपाध्याय की, एवं अरविंद घोष की वंदे मातरम प्रकाशित की जाती है। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई।
मार्च। यहाँ पर क्या होता है कि जो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट, यानी मुजफ्फरपुर का कांड भी प्रसिद्ध है ना, तो जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास करते हैं। तो कौन करते हैं? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी जो थे वो डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई थी। तो किस पर बम फेंकने के लिए? तो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंकने के लिए बम की योजना बनाई। वरिंद्रनाथ घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया, मतलब उनके प्रति कोई साक्ष्य नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पौंडीचेरी में अपना आश्रम ऑरोविले स्थापित कर लेते हैं। तो ऑरोविले किसने स्थापित किया? अरविंद घोष ने स्थापित किया। पंजाब में क्या है? तो अजीत सिंह ने लाहौर के अंजुमने मुहिबाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। तो दो बातें यहाँ से याद रखनी है कि भारत माता नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? तो वो अजीत सिंह ने प्रकाशित किया, और अंजुमने मुहिबाने वतन ये भी इन्हीं की पुस्तक थी। अब आता है विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो बस इस पॉइंट को हम लोग देख करके ख़त्म करेंगे अपने इस वीडियो को। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। तो किसने स्थापना की थी? तो जो श्यामा कृष्ण वर्मा थे उन्होंने 1905 में लंदन में क्या किया? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, और इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मतलब ये जो सोसाइटी है उसके द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती है, और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की भी स्थापना की जाती है। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की लंदन में हत्या कर देते हैं। तो कर्जन वायली की लंदन में हत्या किसने कर दिया? तो मदन लाल ढींगरा ने कर दिया। मैडम भीखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण अभी तक मैडम भीखाजी कामा का एक अहम रोल रहता है कांग्रेस की। वहाँ पर जा करके जर्मनी में उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में क्या की थी? तो हिस्सा लेने गई थी जर्मनी। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गदर पार्टी, जो कि 1913 में। तो देखिए गदर पार्टी का नाम कब पड़ता है ये देख लेते हैं। तो सोहन सिंह बखाना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। ठीक, किसकी स्थापना? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना। इस संस्था ने एक गदर नाम की एक अखबार निकाला था। ठीक, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सिंह द्वारा किया जाता है। देखिए लाला शुरू में लग गया है तो लाला लाजपत राय का नाम जल्दी आ जाता है, लेकिन गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल सिंह ने किया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। तो किसने किया जर्मनी में? तो राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से किया था। कहाँ पर? तो काबुल में 1915 ईस्वी में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंड लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, कामागाटामारू, जो कि 1914 यानी 1914, जो कि ये एक जहाज़ है। जब विश्व युद्ध हो रहा था ना 1914 में, तो ये एक क्या है अगर पूछ लेता है तो ये एक जापानी जहाज़ है, जिसे कि भारतीय जो प्रवासी थे उनको कनाडा पहुंचाने के लिए किसने किराए पर लिया था? तो गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। तो इनसे बस यही पॉइंट याद रखना है। लेकिन उन्हें कनाडा अगर ले जाया जाता है उन भारतवासियों को, तो उन्हें वहाँ पर उतरने नहीं दिया जाता है और वापस क्या कर दिया जाता है? फिर कलकत्ता ही भेज दिया जाता है। तो यात्रियों के अधिकार के लिए किसने एक शोर कमेटी का गठन किया? तो वो किए थे सोहनलाल पाठक ने। तो शोर कमेटी से भी अगर पूछ लेता है कि यात्रियों के अधिकार के लिए किसने गठन किया था शोर कमेटी का, तो सोहनलाल पाठक किए थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तृतीय चरण को, जो कि अब बस ये 3 से 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ साथ में अब हम लोग भूगोल की भी क्लास करेंगे।